अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर आता है और वो ये कहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में बहुत सारी बुराइयाँ हैं और मैं ज़ानी भी हूँ, मैं शराबी भी हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं आपके मिलावट भी करता हूँ, मैं बहुत सारी बुराई मुझ में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ज़रूर आप मुसलमान होइए। लेकिन उस शख्स ने एक बात कही कि मुसलमान होने के बाद मैं एक बुराई छोड़ सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए वो एक बुराई जो मैं इतनी सारी बुराई कर रहा हूँ उनमें से कौन सी बुराई छोड़ दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे क्या कहा पता है आपको? यकीनन बहुत से लोग इस हदीस से वाकिफ होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिर से कहा कि मुसलमान होने के बाद तुम सिर्फ एक बुराई छोड़ दो और वो बुराई है झूठ। और क्यों नबी करीम इतने मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी की तो कोई लिमिट नहीं है ना। क्यों कहा ये बात? अगर आप और हम थोड़ा सा भी इस पे संजीदगी से गौर करें तो बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा होगा कि झूठ, और ये बात कई जगह कही भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तमाम बुराइयों की जड़ झूठ है। और आज के दौर में हमारे सियासतदान हों, हमारे मीडिया पर्सन हों, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे जो बहुत से आलिम हैं, उलमाए दीन हैं, बहुत जगहों पर झूठ बोला जाता है और किसी एक जगह पर तो झूठों का अंबार है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, जानने वाले समझ गए होंगे। ये एक बहुत अहम हदीस है कि झूठ कई बुराइयों की जड़ है। एक छोटा सा वक्फा लूँगा और फिर मैं अपने मेहमानों के साथ आज के बहुत अहम जो मेरा प्रोग्राम है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, तोशा खाना केस के हवाले से और इलेक्शन कमीशन में जो तौहीन अदालत का केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, और इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का भी जो आपके फॉरेन फंडिंग का केस है, इस पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे आज के गेस्ट हैं जनाब अकबर एस बाबर साहब, फाउंडिंग मेंबर हैं, PTI के रूहें रवा हैं आपके फॉरेन फंडिंग केस के। अकबर एस बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरे गेस्ट हैं हमारे कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के मामलात और इलेक्शन कमीशन के मामलात और इससे रिलेटेड आइनी मामलात, कानूनी मामलात। कमर दिलशाद से बेहतर इस वक्त पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले आता हूँ अकबर एस बाबर साहब की तरफ। अकबर एस बाबर साहब, आपकी तरफ सवाल बनाने से पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा, वो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014, आज नवंबर 2022, 8 साल गुजर गए हैं इस केस को, और ये केस अब उस पर फैसला भी आ गया है। अभी भी इस केस के फैसला आने के बाद चंद सवालात उठ रहे हैं और चंद मज़ीद फ़ैसले के इंतज़ार में हैं। इस पे हम बात करेंगे अकबर एस बाबर साहब से। और फिर दूसरा जो केस है तोशा खाना, उसका भी फ़ैसला आ चुका है और उसके ऊपर भी चंद अहम सवालात बनते हैं और वो भी हम बात करेंगे जनाब कमर दिलशाद साहब और अकबर एस बाबर साहब से। और तौहीन अदालत का केस है, वो भी डिले हो रहा है जो कि इलेक्शन कमीशन में है। डिटेल तो मेरे पास बहुत सी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं वो बात करूँ, मैं अपने मेहमानों से सुनना चाहूँगा। अकबर एस बाबर साहब, मेरा जो सवाल है वो ये है कि 8 साल हो गया इस केस को। 8 साल बाद
इस केस का फैसला आया, कितनी स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हुई, स्क्रूटनी कमेटी ने जो फैसला दिया उसको रद्द किया गया, डस्टबिन में फेंका गया, फिर इंस्ट्रक्शन दी गई, फिर स्क्रूटनी कमेटी का एक फैसला आया, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपनी अदालत सजाई, अदालत ने आखिरकार फैसला दिया और उस फैसले के तहत जो है फॉरेन फंडिंग केस में उन्होंने दो चीज़ इस्टेब्लिश की है। एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ, एक तो ये था कि उन्होंने ये साबित किया कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, दूसरा उन्होंने ये भी साबित किया अपने फैसले में कि ये सादिक और अमीन नहीं है क्योंकि इन्होंने हलफ झूठा जमा किया था। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर अकबर एस बाबर साहब, पूरे इस केस को आप समराइज कैसे करेंगे और आगे क्या ऐसी चीज़ है जिस पर आपको भी रिजर्वेशन है या आप समझते हैं कि ये चीज़ अभी चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने बड़ी मुख्तसर उसको पूरे के पूरे केस को समेट लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि 8 साल लगे। 14 यानी गुजरा हुआ कल जो है ठीक 8 साल पूरे हुए जब मैंने केस दायर किया था। और एक बड़ा लंबा सफ़र है, 200 के करीब पेशियाँ हुई, दर्जन के करीब इन्होंने रिट पटिशन्स की, कत्ल की धमकियाँ मिली, बोगस किस्म के जाली केसेस बनाए गए 3, और तकरीबन कोई भी पेशकश आप जो सोच सकते हैं ऐसी पेशकशें भी हुई। तो एक बहुत तवील सफ़र है, बड़ा लंबा सफ़र है, और उसको हमने तय किया और बड़े मकसद के लिए। क्योंकि जब हमने ये सियासी जमात बनाई थी तो हमने ये अहद किया था कि हम पाकिस्तान में सियासत में एक नई हवा, ताज़ा हवा होगी जिसमें बेहतर साफ़ सुथरी क़यादत, क्रेडिबल कॉम्पिटेंट लोग आएंगे, करप्शन फ्री होगी वो पार्टी, और फिर हम दूसरों का भी एहतसाब करेंगे। ज़ाहिर है आपके अगर अपने हाथ गंदे हैं अपनी तो आप दूसरों पे उंगली नहीं उठा सकते। और ये मेरा बुनियादी असूल था कि जब मुझे एज ए नंबर 2 इन द पार्टी पता चला कि पार्टी इज़ इन्फेस्टेड विद करप्शन और यहाँ पे जो पैसा आ रहा है उसमें करप्शन हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा है, मैंने सब कुछ लिख के खान साहब के सामने रख दिया सितंबर 2011 में। तो उसके बाद से फिर मैंने सब्र भी किया, लेकिन ये केस किया नवंबर 2014 में, क्योंकि मेरी लॉयल्टी पाकिस्तान से है। डॉक्टर साहब ये चीज़ याद रखिए, मैं बार बार ये रिपीट करूँगा, मेरी वफादारी इस मुल्क से है। हम जब तहरीक इंसाफ बना रहे थे तो हमारी वफादारी, हमने अहद जो था वो हल्फ इमरान खान की वफादारी का नहीं लिया था, हमने पाकिस्तान की वफादारी का लिया था कि हम इस मुल्क से धोखा नहीं करेंगे। इस मुल्क से पहले भी बहुत सारे धोखे हो चुके हैं, इसीलिए तो तहरीक इंसाफ को वजूद में लाया गया। हम सानिया दर सानिया से गुजरे हैं, 1971 का सानिया अभी तक लिखा हुआ है। हमारी अपनी कोताहियों से, हमारे इक़्तिदार की लालच में, इक़्तिदार के पीछे लस्ट फॉर पावर, सर्टेन इंडिविजुअल्स, और वो पावर प्ले में उन्होंने मुल्क गंवा दिया। हमने ये सब कुछ सीखा हुआ था, समझा हुआ था, इसलिए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई। तो मैंने केस इसलिए किया कि मुझ पे लाजिम था कि एज समबडी जिसके सामने फैक्ट्स आ चुके हैं, जिसके सामने हकायक आ चुके हैं, जिसको नजर आ रहा था कि इस मुल्क से बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है, और मैंने उस वक्त निशानदेही की लिख के, और वो तमाम जो मेरी निशानदेहियां थी, तमाम जो मेरे शकूक थे, वो साबित हो गए। 8 साल के अरसे में हमने एक जंग लड़ी है, उसमें मैं, मेरे वकील सैयद अहमद हसन शाह, उनके जो एसोसिएट हैं बदर इकबाल चौधरी, और बाद में जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आए अरसलान वर्दक, हमने बड़ी जंग लड़ी है। और आप पाकिस्तान में अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, 3.5 पौने 4 साल इक़्तिदार में रहा, किसके खिलाफ कन्विक्शन लेके आया? हम लोगों ने कन्विक्शन लिए, हमने एक फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए। एक आईनी इदारे ने अपने फैसला जो बिला आखिर अगस्त 2022 इस साल जो आया, उसमें तमाम जो जराइम थे वो फैक्ट्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं। गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की है, विलफुल कंसीलमेंट की है इमरान खान ने, विलफुली डिसीव किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उनको फैक्ट्स उनके सामने नहीं दिए और उनसे झूठ बोला गया। अब आप सोचिए कि इतने बड़े जराइम जिसकी मिसालें इमरान खान देता था मगरिब की, कि मगरिब की जमहूरियत में लीडर पे जब इल्ज़ाम लगता है वो रिजाइन देता है। यहाँ इल्ज़ाम तो है नहीं, यहाँ तो बात साबित हो चुकी है, सिर्फ अभी सजा देना बाकी है जिसमें ज़रा ताख़ीर हो रही है, जिसमें मैं बाद में आऊँगा। तो ये देखिए कि मगरिब में आप ये सोचिए कि मगरिब का बरतानिया का कोई प्राइम मिनिस्टर है या लीडर ऑफ द लेबर या कंजर्वेटिव या लिबरल पार्टी है, उस पर वहाँ की एक आईनी इदारा 70 सफ़ों का
एक इंडाइटमेंट है कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपके गैर कानूनी काम की एक पूरी लंबी फहरिस्त है, वो फिर भी बैठा हुआ है, वो मोरालिटी पे लेक्चर दे रहा है, पॉलिटिकल मोरालिटी पे लेक्चर दे रहा है, और उस लेक्चर को ना सिर्फ दे रहा है बल्कि सुना जा रहा है और मीडिया में उसकी तशहीर हो जी रही है। ये कैसा माशरा है? और ये मैं आपको बताता चलूं कि देखिए ये जो केस है और इसकी जो फैक्ट्स हैं, अभी इसमें सजा आना बाकी है, जो अभी तक मेरे नज़दीक इस महीने इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उसमें थोड़ी ताख़ीर तो हुई है कि इन्होंने फिर वही डिलेइंग टैक्टिक्स कि जब पहले 8 हफ्ते मांगे, फिर 6 हफ्ते मिल गए, फिर 7 तारीख को पेशी थी वो पोस्टपोन होगी, आज होनी थी वो पोस्टपोन होगी, अब 23 को है, लेकिन हो जाएगा फैसला। मुझे तो आदत हो चुकी है इनके तमाम हरबों से। फैसला अब यह है कि सजा देना बाकी है, वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा। और थोड़ा माशरा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है कि जी फॉरेन फंडिंग का फैसला है तो क्या हुआ, वो एक दरमियान में शो कॉज नोटिस का एक अमल था जो अभी हो गया है और उसके वो मुकम्मल हो गया और इसके बाद सजा नाफिज हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए, ये तो इलेक्शन कमीशन, ये तो इलेक्शन कमीशन करने जा रहे हैं ना, लेकिन सर फॉरेन फंडिंग पार्टी आने के बाद, यानी फॉरेन फंडेड हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद और रेफर हुकूमत वक्त को करने के बाद, और हुकूमत ने काबीना से डिक्लेरेशन की अप्रूवल भी ले ली, लेकिन उसके बाद FIA को दे दिया। FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है। FIA ने इमरान खान का 2 पर्सनल अकाउंट जो है वो 4 मिलियन फ्रॉम PTI डिक्लेयर HBL सिविक सेंटर इस्लामाबाद, अकाउंट नंबर 0602790102310003 4/3/2013 एंड 4 मिलियन अनदर from PTI's declare HBL Civic Center Islamabad, account number 06027901051403 ये मौजूद है। वेबसाइट पकड़ ली नामंजूर.com जो कि चला रहे थे MS टाइल्स माउंटेन जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, जिसके रूए नवा, जिसके हवाले से सैफुल्लाह न्याजी, आमिर कैनी और तारिक साहब बड़े नाम है सर। इसी तरह 4 मुलाजमीन का अकाउंट्स है। तारिक शफ़ी का जो है वो पर्सनल अकाउंट आ गया। तारिक शफ़ी ने जो इंसाफ ट्रस्ट के भी चेयरमैन हैं और इनके बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, शौकत खानम के भी चेयरमैन हैं, उनके एक पर्सनल अकाउंट में भी पैसा आ गया। उन्होंने इंसाफ ट्रस्ट से पैसा लेके 2013 के मीडिया पूरा और मीडिया के नाम भी आ गए। तो सर ये सारी चीज़ें तो FIA डिक आउट कर रही है, तो इसके ऊपर एक्शन हुकूमत क्यों नहीं ले रही है? इस पे थोड़ा सा बताएं, मैं आगे चलता हूं फिर। देखिए मैं थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूँ। मैं ये पॉलिटिकल मोरालिटी की बात कर रही है, बड़ा अहम है कि जो ये मिसालें देता था कि कोरिया में अगर लीडर पे इल्ज़ाम लगे तो वो खुदकुशी कर देता है, बरतानिया में 5 मिनट लेट आए पार्लियामेंट में तो वो रिज़ाइन कर देता है। मैं पूछता हूँ इमरान खान से कि आपके पास क्या पॉलिटिकल मोरालिटी है टू रिमेन चेयरमैन ऑफ PTI? मुझे सिर्फ इसका जवाब दें। अगर कोई और शख्स होता जिस जमहूरियत की ये मिसालें देते हैं, वो तो कहीं पहाड़ी में कहीं ऐसी जगह में जाके कॉटेज में छुप जाता, माशरे से अपना चेहरा ना दिखाने के काबिल होता। ये चीज़ें साबित हो चुकी हैं, ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि तमाम मेरे अब इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, अभी सिर्फ सज़ा देना बाकी है। अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान ने खुद अपने आप को बचाने के लिए जब मार्च में इस साल इलेक्शन कमीशन में जब हेयरिंग्स हो रही थी और उनकी जो फाइंडिंग्स थी स्क्रूटनी कमेटी की, उस पर जब जवाब जमा कराए तो उन्होंने कहा जी ये 11 अकाउंट्स जो हैं ये मेरे हैं ही नहीं, और उन्होंने कहा जी इसमें जितना पैसा है इससे मेरी कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी का। और उसमें उन्होंने नाम दे दिए अपनी पार्टी की लीडरशिप के कि ये गैर कानूनी तौर पे अननोन या बेनामी अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें ये असद कैसर है, शाह फरमान है, इमरान इस्माइल है, समर अली खान है, नजीब हारून है, लंबी फहरिस्त है, 30-35 के करीब टॉप लीडरशिप। वो कोई इमरान से पूछे कि आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की? आपने तो खुद लिख के दे दिया कि ये बेनामी अकाउंट ऑपरेट करते थे। तो जाहिर है जब उन्होंने लिख के दे दिया तो उस पर इन्वेस्टिगेशन तो होनी थी। इसी तरह मुलाजमीन के अकाउंट्स में जो पैसा आया उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी थी। ये फैसले में सब इसका जिक्र है, बाकायदा ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है। तो अब उस पर FIA तहकीकात कर रही है और केसेस हो रहे हैं। मेरे ख्याल में उस हवाले से क्या एक्चुअली प्रोग्रेस क्या है डिटेल्स का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जाहिर है मीडिया के जरिए पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और FIR सर बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाहर आ गया। मैं आगे बात करूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है। मैं चाहूं तो अकेले प्रोग्राम करूं और तकरीबन 4 घंटे तक ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो FIA की रिपोर्ट है, जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग है, प्रूफ के साथ है, वो ऑन एयर होगा। हम तो ये उम्मीद रख रहे हैं आपके जरिए हुकूमत से कि अब तक हुकूमत एक्शन क्यों ले रही है। मैं आऊँगा आपकी तरफ, मैं आता हूँ कंवर दिलशाद साहब की तरफ। कंवर दिलशाद साहब,
ये 3 केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, तौहीन अदालत। मेरा एक बड़ा पर्टिकुलर सवाल है सर आपसे, और वो पर्टिकुलर सवाल ये है कि सर इलेक्शन कमीशन में सादिक और अमीन नहीं है फैसल वोडा, तो उनको तायात नायल कर दिया गया। क्या फॉरेन फंडिंग में इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है और झूठा हलफनामा दिया है? क्या ये बात सही नहीं है? क्या इस्टेब्लिश नहीं हुआ? क्या फैसले में नहीं है? नंबर 1, क्या तोशाखाना में ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है? तो सर अगर यही 2 केस लेकर मैं आपके सामने आऊं तो क्या वजूहत है कि इलेक्शन कमीशन में सादिक और अमीन नहीं होने पर इमरान खान को सिर्फ 1 सीट से डिस नाअहल किया जाता है, और फॉरेन फंडिंग केस में कोई नाअहलियत नहीं होती है, और वोडा के लिए तायात नाअहली होती है सादिक और अमीन नहीं होने पर? थोड़ा सा हमें बताएंगे सर, इसमें कोई फर्क है? बिस्मिल्लाह जनाब, गुजारिश है डॉक्टर साहब, आपका अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और अब तक टीवी का बड़ा जाता है क्रेडिट, बड़ा अच्छे तरीके से तमाम प्रोग्रामों को पैटर्नाइज करता है। अभी अकबर बाबर साहब ने आपको तमाम डिटेल बता दी, हम इससे पहले भी कई प्रोग्रामों में हम इकट्ठे रहे हैं, तो अकबर बाबर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। आपने भी इंट्रोडक्शन में झूठ के बारे में एक बड़ी हदीस बयान की। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इमरान खान साहब को ये फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस इतना उनको शदीद खतरा लाक है कि उस अपने खतरात से बचने के लिए ये सारा मार्च करना, लॉन्ग मार्च करना, हंगामाराई करना, और इस तरह 25 मई को धरना देना, डी चौक पे आना, ये सारी चीजें हैं, ये सारा बचाव है इनका फॉरेन फंडिंग के। ये फॉरेन फंडिंग केस बड़ा सीरियस केस है। अभी FIA ने इनको गिरफ्तार करना था, लेकिन उन्हें 30 नवंबर तक उन्होंने अपनी हिफाजती जमानत ली हुई है। इसमें बड़ी अहम बात यह है डॉक्टर साहब कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग आएगी, और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इमरान खान को मालूम है कि इस केस का मंतकी इंजाम जो होना है वो मनी लॉन्ड्रिंग होना है। और आज मैं बात तो बड़ी हो रही, आज आपने गौर फरमाया कि आज इमरान खान साहब ने जो खिताब किया अपने नाम नेहाद जो भी है उनकी लॉन्ग मार्च है, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो नेक्स्ट आर्मी चीफ आ रहा है वो ऐसा शख्स अपॉइंट किया जा रहा है जो मुझे नाअहल करार देगा। अब देखिए कि अब आप इसको कहां तक वो जाल बिछा के ले गए, यानी कहां इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ममनुआ फंडिंग 8 साल केस चल रहा है, वो कह रहे हैं जो नया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ला रहे हैं वो मुझे नाअहल करार देगा। अब मतलब इन्होंने पहले ही रास्ता बंद कर दिया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करे, तो वो नेक्स्ट आर्मी चीफ पर कहेंगे जनाब उनके कहने पर, इशारे पर मुझे नाअहल करार दिया गया। इतनी खतरनाक गेम खेली जा रही है। और अब इसके बाद इससे बड़ा अफसोसनाक मरहला जो हमारी अदलिया का कंडक्ट जो है, मैं शुरू से कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि उनका कंडक्ट जो है वो कुछ समझ से बालातर है। अब इलेक्शन कमीशन के उन्हें हाथ पांव बांध रखे हैं, जरमगाल बना रखा है, नजर बंद किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को भी तो आज़ादी दिलाए ना आप। इलेक्शन कमीशन तो आज़ाद, तो हमारी हाई कोर्ट ने उसकी आज़ादी को छेद रखा है, सलब कर रखा है। जब वो फैसला करने के आते हैं या केस की समाअत होती है तो हमारी हाई कोर्ट जो है उनको हुक्म इत्मीनान जारी कर देती है, ऑर्डर बंद कर देती है कि आपने फैसला नहीं करना, आपने सब फैसला नहीं करना। आप इससे तंग आकर अपने इलेक्शन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सलाह की है कि जनाब हमें आईनी और कानूनी जिम्मेदारी हमें पूरी करने दें, लेकिन हाई कोर्ट बीच में हमारे रास्ते में रुकावट डाल रही है। उसमें लाहौर हाई कोर्ट में पिंडी बेंच, सिंध हाई कोर्ट, बाद मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सारे इनको मामला रोका हुआ है। अब ये देखें कि ये, लेकिन अब FIA ने जब गिरफ्तारियां शुरू की तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमारी बाद हाई कोर्ट्स ने रोक मना कर दिया FIA को कि आप इनके खिलाफ कोई केस नहीं दायर कर सकते, आप इनको तलब नहीं कर सकते, आप इनको बुला नहीं सकते, आप जवाब तलबी नहीं कर सकते। ये हमारी हाई कोर्ट ने कर दिया। तो जैसे आज फवाद चौधरी साहब ने, आपने गौर फरमाया, फवाद चौधरी साहब ने जो आज हमारी अदलिया को जो आईना दिखाया है वो बहुत एक लम्हा फिक्रिया है, वो बहुत लम्हा फिक्रिया है। और उन्होंने जो मुझे मैसेज भेजा वो मैं आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, तो जो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा अदलिया के बारे में, तो वो उन्होंने ये खुद तंग आ गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन भी तंग आया हुआ है, जबकि इंडिया में हमने बार बार मिसालें दी कि जब वहाँ केस की समाअत होती है तो कोई इंडियन कोर्ट जो है वो केस को मना नहीं करती या रुकावटें डालती है, मुदाखलत नहीं करती।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद में जाए, जो भी उसका फैसला आएगा। अब यहाँ आप ये देखिए, ये तो हो गया मामला, एफआई को चलने नहीं दिया जा रहा, एफआई को बंद कर दिया, एफआई को तमाम वॉकआउट डाल दिया, असद कैसर जो है उनको भी मना कर दिया कि आपको नहीं तलब कर सकते। अब आप आइए, आपने फरमाया तोशा खान, तोशा खान का केस इतना सीरियस बनता जा रहा है, इसमें इमरान खान की बचत का रास्ता नहीं आ रहा। आज उमर फारूक साहब हैं दुबई के बहुत बड़े बहुत बोर्ड के कारोबार करने वाले, उनका स्टेटमेंट भी आ चुका है कि मुझे बुलाएं कि मैं हाजिर हूं, मैं बताऊंगा कि वो 20 लाख डॉलर मैंने दिया फराह गोगी को, जो इतना कीमती सेट था, जो खाना काबा की मुशावत से बनाया गया था, इतना खूबसूरत सेट था हीरे का, तो वो मैंने 20 लाख डॉलर का खरीदा फराह गोगी से और कैश दिया उसको। ये सारे मामला जो हैं ये बड़े सिर, कहता मुझे बुलाए अदालत में, मैं जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल तोशा खान के हवाले से जो रेफरल था, वो तमाम अपना फौजदारी का मुकदमा जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद को भिजवा दिया, और तमाम उसमें स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी है और कैबिनेट सेक्रेटरी की रिपोर्ट भी मौजूद है। वो सारी चीजें अपने अब फाइंडिंग भी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की। आप बताइए इतना बड़ा अहम केस एक आईनी इदारे के सरबराह की तरफ से जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को सेक्शन 137, 170, 167 के तहत कि अब वो सेशन जज क्या करेगा, तो सेशन जज के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, तो वो सजा देगा 3 साल की। जब वो सजा सुनाएगा 3 साल की, तो इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं? फिर इलेक्शन के पाकिस्तान के पास बड़े वसी इख्तियारात हैं, वो फिर सेक्शन 232 कहता है तो 5 साल भी रिहाई करार दे सकते हैं। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती जाए, उसको रोकने के लिए आज भी उन्होंने इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में सख्त जुमले कहे। भाई बात तो आपने जलसे करो, आजादी मार्ग जाए, जाके जिना पार्क जाए या परेड रोड में जाए या डी चौक पे जाए, तो लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आप बहाने करके क्यों उनको तरकीब कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि तोशा खान का केस सेशन जज को भेज दिया, इसका आपने फॉरवर्ड फंडिंग केस कर दिया, ममनुआ फंडिंग केस मेरे खिलाफ कर दिया। ये सारी चीजें ममनुआ फंडिंग के तोशा खान केस को रुकवाने के लिए ठीक ये दबाव डाला जा रहा है। चले अब दबाव तो बहुत छोटा हो गया सर, लॉन्ग मार्च से अब शॉर्ट मार्च हो गया है। अब आप क्या शॉर्ट मार्च को छोड़ें, शॉर्ट मार्च हो चुका है। मैं आगे चल के आपसे सवाल जरूर करूंगा, वो सवाल मैं भी छोड़ देता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशनल एक आज़ाद इदारा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन एक अदालती इदारा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन इज इक्वल टू द हाई कोर्ट लेवल का नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन जो है उसका जज, जो उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत नहीं रखता? तो अगर उसको एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारा है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो फिर और वो हाई कोर्ट के लेवल का है, तो हाई कोर्ट उसको काम करने से कैसे रोक सकता है? ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, एक छोटे सा ब्रेक लेता हूं, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। अकबर बाबर साहब, 2 इम्पॉर्टेंट इशू आपके सामने ज़रूर लाने चाहता हूं, उसका भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पास 7 मिनट है। एक तो सर मुझे ये बताइए, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इमरान खान के बारे में कहा है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? दूसरा, जो इन्होंने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को जो इंटरव्यू देते हुए साइफर की कहानी को पैक कर दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब देखिए, हम तो जानते हैं, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये जो सारा बयानिया बनाया गया ये फेक था, फॉल्स था, झूठ था, और इससे पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा, और इसकी सिर्फ लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए कि यहाँ रिजीम चेंज हुई है, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी हुई है, एक बहुत ज़बरदस्त फ्रीडम फाइटर जो था वो पाकिस्तान का मनसब, वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठा हुआ था, पाकिस्तान को आज़ाद करा रहा था, पाकिस्तान को तरक्की दे रहा, उसके ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है। तो ये सारा फॉल्स था, फेक था, उनकी परफॉर्मेंस भी सामने है और वो फैक्ट्स भी सामने आ चुके थे। तो अब दोबारा उन्होंने रिट्रैक्ट किया इस वास्ते कि वो ये समझते हैं कि शायद आइंदा उनके इक़्तिदार में ये चीज़ रुकावट अब बन जाए। तो अगेन ये फिर एक बचगाना सा एक ये काम है कि जो कुव्वतें हैं वो पहचान चुकी हैं कि वो अपने आप को, अपनी जो ट्रूथ है अपने, वो अनवेल कर चुके हैं। अब ये समझते हैं कि चूंकि ये जो एक मिथ बनाई गई है कि पॉपुलैरिटी, मुझे ये बताइए कि ये पॉपुलैरिटी कहाँ गई जो लॉन्ग मार्च में? मैं तो दाद देता हूँ पाकिस्तानी अवाम को, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं,
ये जो हमारे सो कॉल्ड ओपिनियन मेकर्स हैं जो टीवी पे आके और बातें करते हैं मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो वो लोग क्यों नहीं निकले? वो क्यों नहीं सड़कों पे निकले? जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तोशाखाना केस में, क्या आउटबर्स्ट ऑफ पब्लिक सपोर्ट हुई? लॉन्ग मार्च में तो अभी पहले चंद हज़ार थे, अब चंद 100 लोग रह गए हैं। तो क्यों नहीं लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन इश्यूज के साथ जिस पे ये इमरान खान सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च और आज़ादी मार्च लेके निकला है? किससे आज़ादी? जिससे आज़ादी लेने निकला था तो उसके तो कहते हैं कि अब मैं उनके साथ दोबारा बैठने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं कि जी कुछ साजिश को पीछे भूल जाओ, वो नैरेटिव ही उन्होंने छोड़ दिया। तो ये क्या तमाशा क्या है? मतलब देखिए, लोगों को आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो पहचान गए हैं। मैं और आपको जरा पहचानने की जरूरत है। दो चीजें हैं, एक लोगों की जो समझबूझ है और दूसरी ये खुद अपने आप को एक्सपोज करके नोज डाइव कर रही है। इसकी जो भी पॉपुलैरिटी में थोड़ा स्पाइक आया था वो नोज डाइव अप कर रहा है और वो नोज डाइव करता जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स की आपने बात की, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में वो सारा नैरेटिव ही रैप अप कर दिया कि मैं तो ये सब बातें पीछे रह गई हैं। कैसे पीछे रह गई हैं? इसका हिसाब होना चाहिए। हाउ कैन यू जस्ट से कि आप उठे, आप वज़ीर आज़म थे, आपने इल्ज़ाम लगाया एक अमेरिका एक हुकूमत में, बैरूनी हुकूमत में, कि जिसने साजिश की पाकिस्तान में हुकूमत को बदलने के लिए। इससे ज़्यादा संगीन मामला और क्या हो सकता है? कहता है उसको जाने दो, क्योंकि उसकी कोई ट्रूथ नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इस वास्ते वो कह रहा है। और उस फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दे रहा है जिसने 28 जुलाई को इमरान खान के खिलाफ जो फाइनेंशियल, ये जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, फंडिंग के हवाले से वो जो मामलात सामने लाए, उसने इनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा 1.3 मिलियन डॉलर्स अबराज का पैसा पीटीआई के कॉफर्स में गया। उन्होंने कहा 2 मिलियन डॉलर एक अरब शेख नायान का पैसा पीटीआई में गया, जो आज तक इन्होंने छुपाया हुआ है, जो अब जाके इन्वेस्टिगेशन में जाहिर हो रहा है। उन्होंने तो एहतजाज तक नहीं किया। बरतानिया के कवानीन की तारीफ करते हैं, बरतानिया में कहते हैं कि वहाँ कानून नाफिज होता है और डेफेमेशन बहुत जल्दी उसके फैसले भी होते हैं। ना सिर्फ उसको चैलेंज नहीं किया, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, उसको कंडेम नहीं किया, उसको लीगली चैलेंज नहीं किया, बल्कि उस अखबार में इंटरव्यू देते हैं। और उस इंटरव्यू में भी इसका मतलब है कि वो सारे जो साइमन क्लार्क का आर्टिकल था वो सच्चा था। मुझे तो पता है कि वो सच्चा था। तो वो फैक्ट ही काफ़ी है एक शख्स को सियासत से हमेशा के लिए जाने के लिए, कि अगर वो कोई पॉलिटिकल मोरालिटी दिखाना चाहता है। फिर आइए वॉल स्ट्रीट जर्नल पे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या कहा है? ये तो मैं और आप कहते आ रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं तो 2014 से कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही है। इसमें एक बैनुल-अक़वामी एक्टर्स भी हैं, लोकल एक्टर्स भी हैं। लोकल एक्टर्स जो है अपने इक़्तिदार के लिए, लस्ट फॉर पावर, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो पाकिस्तान को नीचे लेके जा रहे हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कौन सी नई बात की? उन्होंने कहा इमरान खान पाकिस्तान को एक इंतशार की तरफ लेके जा रहा है और फिर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स और उसके ऊपर सवालिया निशान उठाए कि ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर पावर है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है? तो ये तो हम कितने सालों से कह रहे हैं, लेकिन मसला कहाँ है? मसला कहीं और है। ये जो पावर स्ट्रगल चल रही है, ये जो जंगल, हमारे मुल्क को एक जंगल में बना दिया गया है कि एक शख्स जो जंगल का बादशाह बन के जो चाहे करे, इदारे बिछे जाते हैं, उसके लिए दिन और रात उसके लिए रास्ते हमवार किए जाते हैं, कानून उस पर लागू नहीं किया जाता। वो इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है, जो आपने जिस तरह डिस्क्राइब किया, इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है हनीफ अब्बासी केस में कि ट्रायल कोर्ट जो फंडिंग के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन है। तो आप ट्रायल करने दें, आप उनको फैसला देने दें। दरमियान में आप जो रुकावटें आती हैं वो आप कैसे, एक आईनी इदारे का जो मैंडेट है, आप पहले वो उसको एक्सरसाइज तो करने दें, फिर हायर कोर्ट्स में उसको चैलेंज करें। अभी वो प्रोसेस चल रहा है, आप दरमियान में चैलेंज कर रहे हैं, तो आप तो आईनी इदारे फिर अंडरमाइन नहीं होंगे तो और क्या होंगे? तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन में अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, जिसका जिक्र कर रहे थे कंवर दिलशाद साहब, तो वो बिल्कुल सही है कि आप एक आईनी इदारे के काम में रुकावट क्यों बनते हैं? उसको अपना इख्तियार इस्तेमाल करने दें। उन्होंने वो इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया, उसको फिर आप चैलेंज करें हायर कोर्ट्स में, और जो भी कानून के तकाजे वो पूरे करें। लेकिन इधर एक शख्स के लिए तमाम कानून कायदा हमवार किया गया रास्ते, क्यों? ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मैंने कहा दो चीज़ें, एक अवाम पाकिस्तान के समझदार है और दूसरा इमरान खान खुद अपने आप को जिस बुरी तरह से एक्सपोज कर रहा है, तो ही विल नो लॉन्गर बी अ पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स। ये थ्रेट रहेगा ही नहीं। लेकिन काउंटर नैरेटिव कोई नहीं था, कानून नहीं लागू हुआ, आइन नहीं लागू हुआ, जिससे उस शख्स को, जब मैंने इलेक्शन कमीशन के बाहर कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को ये ओपनली थ्रेटन कर रहा है, उस पर इल्जामात, कीचड़, गालियां दे रहा है, कोई इदारा नहीं है पाकिस्तान को उसको रोके। ये क्या बेबसी है?
क्यों बेबसी है? मुझे तो पता है ये बेबसी तो नहीं कम है। से कम मुझे इलेक्शन तो पता है कमीशन कि सारा जो ये तौहीन अदालत का, इलेक्शन कमीशन ने जो तौहीन अदालत का नोटिस किया है, एक दफ़ा पहले भी माफ़ कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन साहब, तो अब वो जो है वो इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेना। मैं आता हूँ ज़रा कमर दिलशाद साहब की तरफ। कमर दिलशाद साहब, आपने अभी इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट सुनाया जिसमें वो, मेरा ख्याल है ये जो बात वो कर रहे हैं तो दुनिया हंस रही होगी कि पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह के पास अब सिर्फ यही काम रह गया है कि वो इमरान खान, जिन्होंने अपने पाँव पे बड़े बड़े कुल्हाड़े मारे हुए हैं, फॉरेन फंडिंग, तोशा, नाहलियत, वो नाहल होने के लिए काफ़ी हैं कि पाक फ़ौज का सरबराह इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन मैं यहाँ एक कानूनी नुक्ता उठाता हूँ। क्या सर ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ये तौहीन अदालत नहीं है कि ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो इनको नाअहल करेगा, हालांकि नाअहल करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, हाई की है या इलेक्शन कमीशन की है? तो एक तरीके से तो ये आर्मी चीफ के ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की अदलिया की जो कानूनी और आइनी हैसियत है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये आप कैसे समझ देखते हैं? और दूसरा ये सर कि साइफर के हवाले से आप भी कुछ कमेंट्स करेंगे सर? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो बड़ी तफसील से आपने भी कह दी है और अकबर बाबर साहब ने बताया, लेकिन बड़ी तफसील से बता दिया उन्होंने भी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की गुंजाइश है। जो हमारी बाज हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकावट डाल रही हैं या उन पर हुक्म इत्मीनान जारी कर रही है, वो गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान जो है उनको भी वही इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट के हैं, और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। ये दुरुस्त है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है आर्टिकल 213 के तहत। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो तौहीन इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर बड़ा अहम फैसला कर देना है, क्योंकि अब ये ठीक है नेक्स्ट टू डेट डाली है, फर्द जुर्म आयद किया जाएगा, और फर्द जुर्म आयद करने के बाद नहीं भी आते तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इमरान खान को और जो बाकी दो साथी हैं, असद उमर है और फवाद चौधरी है, उनको मफरूर करार दिया जा सकता है। खुद इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स आए हैं कि हम इनको मफरूर करार दे देंगे। तो ये बड़ा अहम केस है अपना तौहीन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी। इसका जो फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करना है, तो जिस अंदाज से इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में तनकीद नहीं, तज़हीक, तजलील और गालियां निकाल रहे हैं, तो ये जब फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने इंटेग्रिटी को देखेगी कि जनाब ये जो उन पर हमला किया है, ये दूसरे इशारे में हमारे ऊपर हमला किया गया है। तो वहां भी मेरी नाक़िस राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जजमेंट देनी है तौहीन इलेक्शन कमीशन पर, तो वो इतना जामा रिपोर्ट पेश करेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शायद वो कामा भी दुरुस्त ना करे। इतना अहम फैसला वो सुनाएंगे और उनको वो 5 साल की सजा दे देंगे। सेक्शन 217 के 200 आर्टिकल नहीं आएगा इसके अंदर, वो हमारा जो इलेक्शन एक्ट है 217 उसका सेक्शन 10 के तहत उन्होंने उनको 3 साल और 5 साल की सजा दे देनी है। और वैसे भी सजा वो टिल द राइजिंग कोर्ट भी दे सकते हैं। अगर टिल द राइजिंग कोर्ट भी सजा दी तो तब वो 5 साल की सजा हो जाएगी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। लेकिन मेरा अपनी जाती ख्याल ये है कि वो सजा जेल तो नहीं भेजेंगे, लेकिन टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट्स के तहत इनको नाहिल करार दे देंगे 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन की तौहीन इलेक्शन पर। और उनको कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिलीफ इसलिए नहीं मिलेगा कि हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो अभी तक चीफ इलेक्शन कमीशन को गालियां निकाल रहे हैं। तो इन तमाम गालियां निकालने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हें रिलीफ देते वक्त भी सोचेगी कि भी क्या हम इसको रिलीफ दें। लेकिन बहरहाल हमारी हाई कोर्ट इनको बहुत रिलीफ दे रही है, जिससे हमारे इदारे को भी नुकसान पहुंच रहा है, उनकी कानूनी रास्ते पर रुकावट पैदा हो रही है। लेकिन अब मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको मजीद जो है इस तरीके से नहीं रिलीफ देगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तामन और मानत करेगी, जबकि उनका रेफरेंस किया हुआ है कि जनाब हमें बाकी हाई कोर्ट के जो रास्ते में रुकावट डाल रही हैं वो दूर करें और हमें अपने केस को चलने दें। इसमें 3 बड़े अहम केस हैं। एक तो फॉरेन फंडिंग केस, जिसे ममनूअ फंडिंग केस कह दें,
तोशा खान को चला गया सियासी जज को। और तीसरा जो सबसे बड़ा अहम केस है कि आपने सेक्शन 210 के तहत जो सर्टिफिकेट जमा कराया है कि जनाब ये बिल्कुल उसमें फॉरेन फंडिंग में नहीं है, मोरा फंडिंग में नहीं है, तो उसके गलत साबित हो गया है। तो उस गलत साबित होने पर इलेक्शन कमीशन इनको तायात नाहिल करार दे सकता है। जैसे आपने फैसल वाडा की मिसाल दी है कि आपने हकायक छिपाए, झूठ बोला और गलत सर्टिफिकेट पेश किया, तो ये इसके बारे में उनको तायात भी नाहिल करार दे सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के ऊपर हाथ धो के पड़े हुए इमरान खान साहब, उन्हें और कोई चीज नजर नहीं आ रही, बार बार वो इलेक्शन कमीशन, तो इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि मामला बड़ा सीरियस है। और इमरान खान साहब को भी महसूस हो रहा है, जब तो वो इतना बड़ा इनके ऊपर हमला भी कर रहे हैं और आने वाले चीफ जो आर्मी के चीफ आ रहे उनको भी ले आए, लपेट में ले लिया कि जनाब ऐसा आर्मी का चीफ आ रहा है जो जिसके जरिए मुझे नाहल करार देंगे। तो नाहल तो इलेक्शन कमीशन तो तुम्हें नाहल करार देना है, इसमें चीफ की आर्मी स्टाफ किधर से आ गए? लेकिन हर इदारे को उन्होंने लपेट में ले लिया ताकि मुझे आइंदा ये कह सको मुझे पहली पेशबंदी कर रहे हैं। ठीक, तो फैसला ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात कहता हुआ अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूँ, वो ये है कि पीर साबिर शाह साहब की एक पटिशन थी, आप जानते होंगे सर, 1995 में 12 रुकनी जज ने सुनी थी, जिसमें ये फैसला आया था कि इलेक्शन कमीशन के पास ही डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार है। तो इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार रखता है, 63G भी बता रहा है, 63 का आइन का 2 भी बता रहा है, 3 भी बता रहा है। लेकिन मेरा यहाँ सवाल था कि क्या वजूहात है कि उस वक्त जो फॉरेन फंडिंग केस में और तोशा केस में तौहीन अदालत ये इनका तायात नाइली देनी थी, इलेक्शन कमीशन ने जो नहीं दे सकी। किसी स्टेज पर मजीद तफसील से बात करेंगे, टाइम बहुत कम है, इश्यूज़ बहुत है, डॉक्यूमेंट्स बहुत थे मेरे पास आज, लेकिन मैंने अपने मेहमानों को वक्त दिया है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो मज़ीद अहम तरीन इशूज़ के साथ सामने आएंगे और उस वक्त तक बहुत से फैसले भी सामने आ चुके हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।